Hello. Welcome back to my channel at Anushka Biology 360. I welcome you all at my channel on another lecture. तो आज शायद आखिरी होगा, बट शायद ओके 90% आखिरी होना चाहिए, बट भाई एक और लग सकता है. अगर एक और लगा तो वो मुश्किल से 10 मिनट का लेक्चर होगा. आज अपन मेजरली ख़त्म कर देंगे, ठीक है. फिर आता है, हाँ मैंने तुम लोगों को बोला था बायो इन्फॉर्मेटिक्स पढ़ के आना क्या होता है, तो आई होप देखा होगा. नहीं भी देखा नालायक हूँ तो मैं बता देती हूँ. बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या होता है बेटा. बायो इन्फॉर्मेटिक्स ना एक ऐसा एरिया होता है बायो के अंदर, जैसे अपने पास बहुत ज़्यादा बड़ा डाटा है, जो कि अपने पास डीएनए का अगर अपन सिक्वेंसिंग कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारे पास बहुत बड़ा डाटा आएगा. तो उसके लिए जो हमें टूल्स वगैरह प्रोवाइड करता है उस ब्रांच का नाम क्या होता है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स होता है, ठीक है. अब हम पढ़ेंगे गोल्स ऑफ एचजीपी. देखो, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के गोल क्या क्या थे, आखिर वो करना क्या चाहता था. जैसे तुम्हारा गोल है क्रैक करना नीट को, ठीक है. अब एचजीपी के क्या गोल्स थे भाया. सबसे पहले आइडेंटिफाई ऑल द अप्रॉक्सीमेटली 20,000 to 25,000 जीन्स इन ह्यूमन डीएनए. ह्यूमन डीएनए के अंदर 20,000 से 25,000 जितने भी जीन्स हैं सभी को आइडेंटिफाई करना था. डिटरमाइनिंग द सीक्वेंस ऑफ 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर दैट मेकअप द ह्यूमन डीएनए. 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर किस अरेंजमेंट में है, किस सीक्वेंस में है ह्यूमन डीएनए में, वो उन सीक्वेंसेस को डिटरमाइन करना था. स्टोर दिस इन्फॉर्मेशन डाटाबेसेस के अंदर इस इन्फॉर्मेशन को स्टोर भी करना था. डाटा एनालिसिस के लिए टूल्स को इम्प्रूव भी करना था. ट्रांसफ़र रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ टू अदर सेक्टर सच एज इंडस्ट्रीज़. और इन सभी डाटा को ट्रांसफ़र करना था रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ के अंदर, बाकी अदर सेक्टर के अंदर जो रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ हैं उनके अंदर इसको ट्रांसफ़र करना था, जैसे कि इंडस्ट्री. लास्ट है एड्रेस ऑफ एथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज़ दैट में अराइज फ्रॉम द प्रोजेक्ट. इस प्रोजेक्ट से जो एथिकल, लीगल, सोशल इश्यूज़ अराइज हो रहे थे उनको एड्रेस करना. आगे आता है बेटा, द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज अ 13-year प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटेड बाय द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ. जो एचजीपी था बेटा वो 13 साल का एक मेगा प्रोजेक्ट था जिसको कोऑर्डिनेट करा था यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ने और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने. ड्यूरिंग द अर्ली, कुछ शुरुआती सालों के अंदर, एचजीपी के शुरुआती कार्य सालों के अंदर, द वेलकम ट्रस्ट यूके बिकम अ मेजर पार्टनर. जो वेलकम ट्रस्ट यूके था, यूनाइटेड किंगडम था, वो एक मेजर पार्टनर बना. एडिशनल कंट्रीब्यूशन कहाँ से आया, जापान से, फ्रांस से, जर्मनी से, चाइना से एंड बाकी अदर कंट्रीज से भी. ये प्रोजेक्ट 2003 में ख़त्म हो गया था, मेरे जन्म वर्ष से एक वर्ष पहले. नॉलेज अबाउट द इफेक्ट ऑफ डीएनए वेरिएशंस अमंग इंडिविजुअल कैन लीड टू रिवोल्यूशनरी न्यू वेज टू डायग्नोज. इसकी जो इफेक्ट ऑफ डीएनए, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, सॉरी मैं भूल गई क्या पढ़ा था. नॉलेज अबाउट द इफेक्ट ऑफ डीएनए वेरिएशन. हाँ, इंडिविजुअल्स के बीच में डीएनए वेरिएशंस का क्या क्या इफेक्ट आ सकता है. अगर इस बात की जानकारी हम लोगों को पूरे तरीके से लग जाए तो हम लोग बहुत नए तरीके को खोज सकते हैं. जो हमारी बीमारियां हैं, उन नई बीमारियों के क्या क्या इलाज करे जा सकते हैं, वो चीज़ें हम लोगों को बहुत ईजिली पता लगने लगेंगी. तो हमारे पास उपचार के और भी नए तरीके आने लगेंगे. अगर हमारे पास डीएनए वेरिएशन का इफेक्ट पता चले तो कैन लीड टू रिवोल्यूशनरी न्यू वेज टू डायग्नोज के लिए नए तरीके आने लगेंगे. ट्रीट एंड समडे प्रिवेंट द थाउजेंड्स ऑफ डिसऑर्डर दैट ह्यूमन बींग. और हमारे पास कोई हज़ारों ऐसी बीमारियां हमारे सामने आ जाएंगी जिनसे ह्यूमन बींग्स अफेक्ट होते हैं और उनका इलाज हमारे पास आ जाएगा. और हमारे पास, हाँ ठीक है, मैंने ये लाइन बोल दी थी कि बहुत अलग अलग डिसऑर्डर जो ह्यूमन बींग को अफेक्ट करते हैं उनके इलाज भी हमारे पास होंगे. Besides providing clues to understanding human biology, learning about non-human organism DNA sequence can lead to an understanding of their natural capabilities that can apply towards solving challenges in healthcare, agriculture, energy production, environmental remediation. देखो, ह्यूमन बायोलॉजी के साथ साथ अगर अपन नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म के अंदर भी डीएनए सीक्वेंसिंग करें तो हम लोगों के अंदर उन ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या क्या नेचुरल कैपेबिलिटीज़ हैं वो चीज़ हम लोगों को पता चलेगी और वही चीज़ हम लोगों के लिए सहायक होगी ऐसे चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए. जैसे कि अगर हेल्थ केयर में आए तो एग्रीकल्चर में जैसे बहुत सारे प्लांट होते हैं बेटा जिनसे मेडिसिन्स बनती हैं, तो इसी तरीके से नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर अपन खोज करें तो हमें अलग अलग चीज़ें पता चलेंगी ताकि उनसे हम अपने हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, एनर्जी प्रोडक्शन और एनवायरमेंटल रेमिडिएशन में किस तरीके से उनका इस्तेमाल कर सकते हैं. तो मैनी नॉन ह्यूमन मॉडल ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, बहुत अलग अलग नॉन ह्यूमन मॉडल ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, यीस्ट, सीनोर हेपेटाइटिस एलिगेंस. आई थिंक ये पहला ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके ऊपर वो आरएनए सीक्वेंसिंग वाला एक्सपेरिमेंट करा गया था. हाँ, एनसीईआरटी में कुछ और दिया है बट उससे भी पहले किसी साइंटिस्ट ने काम करा था इस पर.
ठीक है। तो सिनोर हेब्राइटस एलिगेंस ये एक फ्री लिविंग नॉन पैथोजेनिक निमेटोड है। ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई जिसके ऊपर किसने काम करा था, तुम लोग बताओ किसने करा था। सर मैं बता दूँ तुमको, हैं प्लांट जैसे कि राइस और अरेबिडोप्सिस, इनको भी सीक्वेंस बेटा कर लिया गया है। देन आता है मैथडोलॉजीज़, हमने क्या क्या मेथड को अपनाया। मतलब अब जैसे कि मेथड्स तो पता ही है नहीं पता चलो आगे पढ़ते हैं। द मेथड इन्वॉल्व 2 मेजर अप्रोचेज, जो मेथड्स जो उनके अंदर 2 मेजर अप्रोचेस थे। वन अप्रोच फोकस्ड ऑन आइडेंटिफाइंग ऑल द जीन्स दैट आर एक्सप्रेस एज RNA रेफर टू एज ESTs। देखो पहली अप्रोच तो ये थी कि सभी जीन्स को आइडेंटिफाई करो जो RNA के अंदर एक्सप्रेस हो रही थी, है ना। एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स इसीलिए नाम दिया है। क्या था कि एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग मतलब कि जो जीन्स एक्सप्रेस हो रही थी RNA के फॉर्म में उनको आइडेंटिफाई करा जाए। द अदर टुक द ब्लाइंड अप्रोच, दूसरा एक अंधाधुंध अप्रोच था, सिंपली सिक्वेंसिंग द होल सेट ऑफ जीनोम दैट कंटेन ऑल द कोडिंग एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस, मतलब एक्सॉन इंट्रोन सब कुछ। दूसरा ये था कि भाई अंधाधुंध चल रहा है, सारे के सारे जीनोम के सेट को ही सिक्वेंस कर दिया गया, चाहे उसमें कोडिंग था चाहे उसमें नॉन कोडिंग था, सारा का सारा। एंड लेटर असाइनिंग डिफरेंट रीजन्स इन द सीक्वेंस विद फंक्शन अ टर्म्ड टू ए सीक्वेंस एनोटेशन, और उसके बाद अलग अलग रीजन्स को उनके काम के अनुसार सीक्वेंस में लगा दिया गया उनके फंक्शंस के साथ। देखो बाद में उनको अलग अलग रीजन्स को सीक्वेंस के साथ उनके फंक्शन के साथ रख दिया गया, जिसको हमने सीक्वेंस एनोटेशन कहा, ठीक है। तो 2 चीज़ें थी मैथडोलॉजीज़ में, हमारे पास 2 अप्रोच थे। पहला तो RNA की फॉर्म में जो चीज़ें एक्सप्रेस हो रही थी उन जीन्स को आइडेंटिफाई करो, उसका नाम दिया EST एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग। दूसरा पूरे के पूरे जीनोम को सीक्वेंस करो, बाद में उनको आइडेंटिफाई करो और उनको जो भी क्या बोलते हैं उनके डिफरेंट रीजन्स को सीक्वेंस में लगाओ उनके फंक्शंस के साथ, उसको कहा बेटा सीक्वेंस एनोटेशन। सीक्वेंसिंग के लिए द टोटल DNA फ्रॉम अ सेल इज आइसोलेटेड, पूरा का पूरा DNA एक सेल से आइसोलेट करा गया एंड कन्वर्टेड इनटू रैंडम फ्रेगमेंट्स ऑफ रिलेटिवली स्मॉलर साइज। रिकॉल DNA इज अ वेरी लॉन्ग पॉलीमर एंड देयर आर टेक्निकल लिमिटेशंस इन सीक्वेंसिंग वेरी लॉन्ग पीस ऑफ DNA एंड क्लोन्ड इन सूटेबल होस्ट यूजिंग स्पेशलाइज्ड वेक्टर। सबसे पहले तो किसी पर्टिकुलर सेल में से DNA को आइसोलेट करा गया, उसको रैंडम फ्रेगमेंट्स में निकाला गया, छोटे छोटे पार्ट्स में। अब देखो 2 मीटर के DNA, इतने बड़े को तो हम सीक्वेंस मतलब इतने बड़े DNA को तो तुम किसी होस्ट में नहीं डालोगे, उसका कुछ पार्ट तोड़ोगे, तो कुछ कुछ फ्रेगमेंट्स उसमें करें, ठीक है। तो याद रखो कि DNA बहुत बड़ा पॉलीमर है, तो हमारे पास टेक्निकल लिमिटेशंस है कि हम इतने बड़े पॉलीमर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद उसको क्लोन्ड कर दिया किसी भी अपने पर्टिकुलर सूटेबल, जो हमारे लिए सूटेबल होस्ट हैं। स्पेशलाइज्ड वेक्टर याद करो मैंने बताया था ऑटो रिक्शा टाइप चीज़ होती है। वेक्टर किसी भी पर्टिकुलर DNA है उसको ट्रांसफ़र करने में काम करती है किसी भी होस्ट के अंदर। वेक्टर्स के इस्तेमाल से तुम लोग एक DNA को दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर डाल सकते हो, ये चीज़ मैंने बता चुकी हूँ। द क्लोनिंग रिजल्टेड इन टू एम्पलीफिकेशन ऑफ ईच पीस ऑफ DNA फ्रेगमेंट सो दैट इट सब्सिक्वेंटली कुड बी सिक्वेंस्ड विद ईज। जो क्लोनिंग होगी उसके बाद एम्पलीफिकेशन होगा, हर एक पीस मतलब हर DNA फ्रेगमेंट के पीस का एम्पलीफिकेशन होगा, उसके बाद वो सीक्वेंस हो जाएगा आसानी से। द कॉमनली यूज्ड, अब कॉमनली यूज्ड होस्ट जो थे वो बैक्टीरिया होते थे या फिर यीस्ट होते थे, ठीक है। इनके अंदर ज़्यादातर डाला जाता था और वेक्टर्स का नाम होता था बैक और यैक। बैक मतलब बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, यैक मतलब यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ये क्या थे, वेक्टर्स थे। और मेनली होस्ट कौन होते थे, बैक्टीरिया एंड यीस्ट, ठीक है। देखो आगे देखते हैं। The fragment were sequenced using automated DNA sequencer that worked on the principle of a method developed by Frederick Sanger। जो DNA के फ्रेगमेंट्स थे उनको हम ऑटोमेटेड DNA सिक्वेंसर्स की हेल्प से, अब ये जो ऑटोमेटेड DNA सिक्वेंसर्स थे ना वो किस प्रिंसिपल पे काम करते थे, वो एक ऐसे प्रिंसिपल पे काम करते थे जिसको डेवलप करा था फ्रेडरिक सेंगर ने, ऑफ अ मेथड डेवलप्ड बाय फ्रेडरिक सेंगर। ये जो फ्रेगमेंट्स थे वो ऑटोमेटेड DNA सिक्वेंसर्स से सीक्वेंस होते थे। देखो DNA सिक्वेंसर क्या होता है, DNA के सीक्वेंस का पता लगाते हैं कि DNA का सीक्वेंस किस तरीके से उसका पता लगाते हैं, उसमें 4 बेसिस किस किस अरेंजमेंट्स में हैं उसको फाइंड करते हैं। और ये चीज़ किसके प्रिंसिपल पे काम कर रही थी, फ्रेडरिक सेंगर के लिए, मतलब फ्रेडरिक सेंगर ने जो मेथड डेवलप करा था उसके ऊपर ही काम कर रही थी। रिमेंबर सेंगर इज ऑल्सो क्रेडिटेड फॉर डेवलपिंग मेथड फॉर डिटरमाइनेशन ऑफ अमीनो एसिड सीक्वेंस इन प्रोटीन। याद करो कि सेंगर जो था उसको इस बात का भी क्रेडिट मिला था कि उन्होंने ये मेथड हम लोगों को बताया था कि प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड का सीक्वेंस किस तरीके से पता लगाया जाए, समझ गए। देन है these sequences then arranged bases on some overlapping region present in them। these sequences were then arranged based on some overlapping region present in them। और फिर ये जो सीक्वेंस थे उनको हमने अरेंज कर दिया
किस बेसिस पे? कुछ ओवरलैपिंग रीजन्स जो उनके अंदर प्रेजेंट थे उसके बेसिस पे हम लोगों ने उन लोगों को एक दूसरे के ऊपर अरेंज कर दिया। दिस रिक्वायर्ड जनरेशन ऑफ ओवरलैपिंग फ्रेगमेंट फॉर सिक्वेंसिंग। इसके लिए हमको ओवरलैपिंग फ्रेगमेंट को बनाने की ज़रूरत थी ऐसा सिक्वेंसिंग के लिए। अलाइनमेंट ऑफ दीज सिक्वेंसेस वाज ह्यूमनली नॉट पॉसिबल। और इंसान के लिए इस तरीके का अलाइनमेंट पॉसिबल नहीं था। देयरफॉर स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम वर डेवलप्ड। इसी वजह से कुछ स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम को हम लोगों को डेवलप करना पड़ा। ये जो सीक्वेंस थे वर सब्सिक्वेंटली एनोटेटेड एंड वर असाइन टू ईच क्रोमोसोम। ये जो सीक्वेंस थे वो हम लोग अलग अलग क्रोमोसोम को देते थे, मतलब हर क्रोमोसोम को दिया जाता था, असाइन करा जाता था। द सीक्वेंस ऑफ क्रोमोसोम 1, जो क्रोमोसोम नंबर 1 है उसका सीक्वेंसिंग कब ख़त्म हुआ था? मई 2006 के अंदर। ये लास्ट क्रोमोसोम था 24 ह्यूमन क्रोमोसोम में से, मतलब 22 ऑटोसोम्स और XY के अंदर से टू बी सीक्वेंस, जिसको हमने लास्ट में सीक्वेंस करा था, दैट इज़ क्रोमोसोम नंबर 1। दूसरा चैलेंजिंग टास्क वाज असाइनिंग द जेनेटिक एंड फिजिकल मैप ऑन द जीनोम। दूसरा हमारे पास चैलेंजिंग टास्क क्या था कि जेनेटिक और जो फिजिकल मैप है जीनोम के ऊपर वो कैसे करा जाए, मतलब मैपिंग कैसे करी जाए। दिस वाज जनरेटेड यूजिंग इन्फॉर्मेशन ऑन पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्निशन साइट। इसको बाद में किस तरीके से पता करा गया? दिस वाज जनरेटेड यूजिंग इन्फॉर्मेशन पॉलीमॉर्फिज्म रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के रिकॉग्निशन साइट के पॉलीमॉर्फिज्म के ऊपर हम लोगों को इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करनी पड़ी। उसके बाद में जो मैपिंग थी, फिजिकल मैप था जीनोम के ऊपर, वो चीज़ हम लोगों को मतलब हम लोगों के लिए पॉसिबल हुआ कर पाना। एंड सम रिपीटेटिव DNA sequence known as microsatellites, one of the application of polymorphism in repetitive DNA sequence shall be explained in next section of DNA fingerprinting। और दूसरी चीज़ क्या थी? और कुछ रिपीटेटिव DNA के सीक्वेंस थे जिसको हम माइक्रो सैटेलाइट का नाम देते हैं। ये एक ऐसा मतलब ये एक ऐसा एप्लीकेशन जिसके बारे में हम लोग आगे DNA फिंगरप्रिंटिंग में पढ़ेंगे। देखो अब एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। दूसरा हमारे पास चैलेंजिंग टास्क क्या था कि जेनेटिक और फिजिकल मैप हम लोग जीनोम के ऊपर किस तरह से असाइन करें। इसको हमने असाइन करने के लिए क्या जनरेट करा? हम लोगों ने पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के रिकॉग्निशन साइट के पॉलीमॉर्फिज्म के ऊपर बेस्ड इन्फॉर्मेशन निकाली। और जो रिपीटेटिव DNA सीक्वेंस जिसको हम माइक्रो सैटेलाइट कहते हैं उनके बारे में हमने इन्फॉर्मेशन निकाली। उसके बाद हम लोग ये काम कर सकते थे। फिर आता है कुछ सेलिएंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम के कुछ सेलिएंट फीचर्स। कुछ ऑब्जर्वेशंस इस तरीके से थी। देखो ह्यूमन जीनोम के अंदर 3164.7 मिलियन बेस पेयर होते हैं। 3164.7 मिलियन बेस पेयर होते हैं ह्यूमन जीनोम के अंदर। जो एवरेज जीन होती है उसके अंदर 3000 बेसेस होते हैं, बट जो साइज़ होता है वो ग्रेटली बहुत लंबे लंबे तो नहीं बोलना जाएगा, बहुत बड़े पैमाने पर वेरी करता है, बहुत बड़े पैमाने पे डिफ़र करता है। इसका जो साइज़ होता है वो ग्रेटली वेरी करता है विद द लार्जेस्ट नॉन ह्यूमन जीन कौन सी थी? डिस्ट्रोफिन, जिसके अंदर 2.4 मिलियन बेसेस थे। देखो एवरेज जीन के अंदर 3000 बेसेस होते हैं, लेकिन इसका जो साइज़ होता है वो बहुत ज़्यादा वेरी करता है। ठीक है, तो जो सबसे बड़ा जीन है दैट इज़ डिस्ट्रोफिन, उसके पास 2.4 मिलियन बेसेस होते हैं। द टोटल नंबर ऑफ जीन इज़ एस्टिमेटेड एट 30,000, मच लोअर देन प्रीवियस एस्टिमेट ऑफ 80,000 एंड 1,40,000 जीन्स। पहले हम लोगों ने माना था कि टोटल जीन्स जो होती हैं वो 80,000 से 1,40,000 होती हैं, बट लगभग 30,000 ही कुछ होते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल 99.9% न्यूक्लियोटाइड बेसिस जो होते हैं वो एग्जैक्टली सेम होते हैं सभी लोगों के अंदर। इसका मतलब 99.9% DNA एंड 99.9% फिंगरप्रिंट सब लोगों का सेम होता है। तुम्हारे किसी रिलेटिव का, तुम्हारे किसी दोस्त का 99.9% DNA सेम होता है भाया। ठीक है, ये बहुत बहुत हैरान कर देने वाली बात है। द फंक्शंस आर अननोन फॉर ओवर 50% ऑफ द डिस्कवर जीन। जितनी भी जीन्स हमने डिस्कवर करी हैं उसमें से लगभग 50% जीन्स का तो हम लोगों को काम तक नहीं पता। लेस देन 2% ऑफ जीनोम कोड्स फॉर प्रोटीन, 2% से भी कम का जीनोम प्रोटीन के लिए कोड करता है। रिपीटेड सीक्वेंसेस मेक अ वेरी लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम। जो बार बार रिपीट होता है ऐसे सीक्वेंस हमारे ह्यूमन जीनोम के अंदर बहुत बड़ा पोर्शन रखते हैं। रिपीटेटिव सीक्वेंसेस आर स्ट्रेचेस ऑफ DNA सीक्वेंस दैट आर रिपीटेड मैनी टाइम। रिपीटेटिव सीक्वेंसेस कुछ DNA के सीक्वेंस का ऐसा स्ट्रेच होते हैं, ऐसा भाग होता है जिसको बार बार बहुत टाइम तक रिपीट कर दिया जाता है। समटाइम 100 to कई बार
100 से 1000 गुना उसको बार बार रिपीट कर दिया जाता है। दे आर थॉट टू हैव नो डायरेक्ट कोडिंग फंक्शन, उनका सीधे तरीके से कोई कोडिंग फंक्शन नहीं होता है, बट दे शेड लाइट ऑन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, डायनामिक एंड इवोल्यूशन। लेकिन क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम के डायनामिक और क्रोमोसोम के इवोल्यूशन के ऊपर वही प्रकाश डालते हैं। समझ गए? एक बार फिर से बता देती हूँ। रिपीटेटिव सीक्वेंसेस डीएनए का एक ऐसा भाग होते हैं जिसको हम 100 से 1000 गुना बार रिपीट कर देते हैं। उनका सीधे तरीके से कोई कोडिंग में काम नहीं होता है, परंतु वे हमारे लिए क्रोमोसोम स्ट्रक्चर एवं क्रोमोसोम डायनामिक्स एवं क्रोमोसोम इवोल्यूशन के ऊपर काफ़ी प्रकाश डालते हैं। ठीक है। क्रोमोसोम 1 हैज़ मोस्ट जीन 2968। क्रोमोसोम 1 के पास सबसे ज़्यादा जीन्स होते हैं, दैट हैज़ 2968 जीन्स। वाई के पास सबसे कम होती हैं, कितनी? 231। लास्ट है, साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाई अबाउट 1.4 मिलियन लोकेशन वेयर सिंगल बेसिस डीएनए डिफरेंसेस SNPs SNPs सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म प्रोनाउंस एज SNPs अकर्स इन ह्यूमन्स। साइंटिस्ट ने लगभग 1.4 मिलियन लोकेशन ऐसी पता करी हैं जहाँ पर सिंगल बेसिस डीएनए डिफरेंस होता है। डीएनए के डिफरेंस में सिर्फ सिंगल बेस का डीएनए फ़र्क होता है, जिसको हम सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, जिसको हम SNPs भी कहते हैं। दिस इन्फॉर्मेशन promises to revolutionize the process of finding chromosomal location for disease associated sequences and tracing human history। ये जितनी भी हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? क्रोमोसोमल लोकेशंस को फाइंड करेंगे, ठीक है। और जितनी भी डिजीज़ेज़ हैं उनका इलाज फाइंड करेंगे, और ह्यूमन हिस्ट्री को ट्रेस करने में हमारे लिए बहुत 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 ज़्यादा यादगार और बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है सारा काम। हो जाएगा क्या आज? बताओ भाया। चलो देखते हैं। एप्लीकेशन एंड फ्यूचर चैलेंजेस, क्या काम था और भविष्य में आने वाली क्या बाधाएं थी? Deriving meaningful knowledge from the DNA sequence will define research through the coming decades, leading to our understanding of biological system। ठीक है, 1 मिनट जी। अगर अपन जो DNA सीक्वेंसेस था उसके बिहाफ पे अगर अपन कोई मीनिंगफुल नॉलेज, कोई बहुत भारी ज्ञान अगर उससे हम प्राप्त करें, अगर उसका अच्छे से यूटिलाइज़ करें, तो आने वाले बायोलॉजिकल सिस्टम के लिए, मतलब आने वाले डिकेड्स के अंदर जो बायोलॉजिकल सिस्टम होंगे उनके लिए उसकी अंडरस्टैंडिंग हम लोगों के लिए बहुत इजी हो जाएगा। एक बार फिर से, अगर अपन डीएनए सीक्वेंसेस की जो नॉलेज है बहुत अच्छे से पढ़ें, कुछ मीनिंगफुल चीज़ें उसमें से एक्सट्रैक्ट कर सकें, तो आने वाले डिकेड्स के अंदर जो बायोलॉजिकल सिस्टम है उनकी अंडरस्टैंडिंग हम लोगों के लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगी। दिस enormous task will require the expertise and creativity of tens of thousands of scientists from varied disciplines in both the public and private sector worldwide। पूरे देश भर में, पूरी दुनिया भर में ये जो enormous task है, ये जो बड़ा सारा टास्क है, इसके अंदर क्या चाहिए? हम लोगों को बहुत एक्सपर्ट लोग चाहिए, अलग अलग लगभग 10 से 1000 गुना टाइम्स, मतलब अलग अलग फील्ड से हम लोगों को साइंटिस्ट चाहिए, हर तरीके का काम, ताकि हम लोग ईजिली कर सकें। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर पूरे दुनिया भर में, पूरे देश भर में। फिर से बोलूँ क्या? कई बार मैं कैसा लगता है मैंने बोल दिया बट तुम लोगों को समझ नहीं है, क्योंकि मुझे भी नहीं आया होता है। इट्स अ बिग प्रॉब्लम विद मी। देखो, ये जो इनॉर्मस टास्क है ना बेटा, इस बड़े सारे टास्क के लिए हम लोगों के लिए एक्सपर्टीज़ चाहिए। ऑब्वियस ही बात है, हम लोगों को बहुत अच्छे साइंटिस्ट चाहिए अलग अलग फील्ड के अंदर, पूरे देश भर से, ठीक है। One of the greatest impact of having the HG sequence, human genome sequence, may well be enabling a radically new approach to biological research। अगर HG का sequence हमारे पास है तो इसका बहुत बड़ा impact ये है कि हम लोग biological research के अंदर एक नई approach लगा सकते हैं। भूतकाल के अंदर researchers studied one or few genes at a time। भूतकाल के अंदर हमारे जो साइंटिस्ट लोग होते थे वो एक जीन को या फिर कुछ जीन्स को ही एक टाइम पर पढ़ सकते थे। विद होल जीनोम सीक्वेंसेस एंड न्यू हाई थ्रूपुट टेक्नोलॉजीज वी कैन अप्रोच क्वेश्चन सिस्टमैटिकली ऑन अ मच ब्रॉडर स्केल। अब हम लोग इसकी वजह से, ह्यूमन जीनोम पूरे के पूरे जीनोम सीक्वेंस की वजह से हम लोग बहुत बड़े स्केल के ऊपर इस काम को परफॉर्म कर सकते हैं, जो साइंटिस्ट पहले थोड़ा बहुत कर सकते थे। दे कैन स्टडी ऑल द जीन्स इन अ जीनोम। वो लोग एक जीनोम में सारी की सारी जीन्स को पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑल द ट्रांसक्रिप्ट इन अ पर्टिकुलर टिश्यू और ऑर्गन और अ ट्यूमर, और हाउ टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ जीन्स एंड प्रोटीन वर्क टुगेदर इंटरकनेक्टेड नेटवर्क टू ऑर्केस्ट्रेट द केमिस्ट्री ऑफ लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, जितने भी ट्रांसक्रिप्ट है किसी भी पर्टिकुलर टिश्यू का, ऑर्गन का या फिर ट्यूमर का, किस तरीके से 10 से 1000 जीन्स काम करती हैं, किस तरीके से 10 से 1000 प्रोटीन एक दूसरे के साथ कनेक्ट होकर काम करते हैं, वो चीज़ हम लोग पता कर सकते हैं फाइनली।
हाँ, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, दैट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। फटाफट से खत्म कर। एज स्टेटेड इन द प्रीसीडिंग सेक्शन, 99.9% ऑफ बेसिस सीक्वेंसेस अमंग ह्यूमंस इज द सेम। जैसा कि पिछले चल रहे सेक्शन में हम लोगों ने पढ़ा कि 99.9% बेसिस सीक्वेंस सभी ह्यूमंस के अंदर सेम होता है। इट इज़ दीज डिफरेंसेस इन सीक्वेंस ऑफ डीएनए विच मेक एवरी इंडिविजुअल यूनिक इन द फिनोटिपिक अपीयरेंस। इतना सा ही डिफरेंस इनफ होता है जो कि सभी लोगों को, सभी इतने सारे ह्यूमंस को फिनोटिपिक अपीयरेंस में दिखने में अलग अलग बनाता है। इफ़ वन एम टू फाइंड आउट जेनेटिक डिफरेंसेस बिटवीन टू इंडिविजुअल और अमंग इंडिविजुअल ऑफ अ पॉपुलेशन, सिक्वेंसिंग ऑफ डीएनए एवरी टाइम वुड बी डॉन्टिंग एंड एक्सपेंसिव टास्क। अगर कोई चाहे कि पूरे की पूरे पॉपुलेशन के अंदर दो इंडिविजुअल में से कोई जेनेटिक डिफरेंसेस फाइंड करें, तो हर बार डीएनए का सीक्वेंस करना बहुत ही बड़ा या फिर बहुत एक्सपेंसिव टास्क हम लोगों के लिए साबित होगा। इमेजिन ट्राइंग टू कंपेयर 2 सेट्स ऑफ 3 × 10⁻6 बेस पेयर। इमेजिन करो कि तुम्हारे पास 2 सेट है जिसके पास 3 × 10⁻6 बेस पेयर्स हैं, दोनों को तुम लोगों को सीक्वेंस करना है, फाइंड करना है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज़ अ वेरी क्विक वे टू कंपेयर द डीएनए सीक्वेंस ऑफ एनी 2 इंडिविजुअल्स। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक बहुत जल्दी वाला मेथड है जिससे हम लोग किसी भी 2 इंडिविजुअल के डीएनए सीक्वेंसेस को बहुत फटाफट से पता कर सकते हैं। ठीक है, एक मिनट। DNA fingerprinting involves identifying differences in some specific regions in DNA sequence called as repetitive DNA. DNA fingerprinting क्या इन्वॉल्व करता है बेटा? आइडेंटिफाई करता है डिफरेंसेस कुछ स्पेशल रीजन्स इन डीएनए सीक्वेंस। डीएनए सीक्वेंस के अंदर कुछ स्पेसिफिक जगहों पर ही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आइडेंटिफाई कर पाता है डिफरेंसेस को, जिनको हम रिपीटेटिव डीएनए नाम देते हैं। बिकॉज इन दीज सीक्वेंस अ स्मॉल स्ट्रेच ऑफ डीएनए इज रिपीटेड मैनी टाइम, क्योंकि इस स्मॉल स्ट्रेच ऑफ डीएनए के अंदर एक ही भाग, छोटा सा भाग बहुत बार रिपीट हुआ होता है। दीज रिपीटेटिव डीएनए आर सेपरेटेड फ्रॉम बल्क जीनोमिक डीएनए। बहुत बड़े जीनोमिक डीएनए में से इससे छोटे से रिपीटेटिव सीक्वेंस को हम लोग बाहर निकालते हैं। एज ए डिफरेंट पीक ड्यूरिंग डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रिफिकेशन, और फिर डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रिफिकेशन के अंदर हम लोगों को अलग अलग पीक्स इसके अंदर मिलती हैं। द बल्क डीएनए फॉर्म मेजर पीक। जो बल्क भारी वाला डीएनए है, सबसे ज़्यादा वाला डीएनए, वो मेजर पीक बनाता है, और बाकी की जो छोटी छोटी पीक्स होती हैं उनको रेफर कर दिया जाता है सैटेलाइट डीएनए। उनको सैटेलाइट डीएनए कहा जाता है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द बेस कंपोजिशन, बेस कंपोजिशन के आधार पर, सेगमेंट की लेंथ के आधार पर, एंड द नंबर ऑफ रिपीटेटिव यूनिट, और रिपीटेटिव यूनिट के नंबर के आधार पर जो सैटेलाइट डीएनए है उसको अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है, जैसे कि माइक्रो सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट आदि। माइक्रो सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट आदि। दीज सीक्वेंसेज नॉर्मली डू नॉट कोड फॉर एनी प्रोटीन। ये जो सीक्वेंस होते हैं वो नॉर्मली किसी भी प्रोटीन के लिए कोड नहीं करते हैं, बट दे फॉर्म अ वेरी लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम। लेकिन ह्यूमन जीनोम का सबसे बड़ा हिस्सा यही लोग बनाते हैं। These sequences show high degree of polymorphism and form the basis of DNA fingerprinting। ये जो सीक्वेंस होते हैं ये पॉलीमॉर्फिज्म की एक बहुत बड़ी हाई डिग्री शो करते हैं, लेकिन कोड नहीं करते किसी चीज़ के लिए, और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेसिस यही बनाते हैं, मतलब नींव डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की यही लोग हैं। सिंस डीएनए फ्रॉम एवरी टिश्यू, जैसे कि ब्लड में, हेयर फॉलिकल में, स्किन में, बोन में, सलाइवा में, स्पर्म में, फ्रॉम एन इंडिविजुअल शो द सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हर एक टिश्यू से हम जहाँ से भी डीएनए लेंगे वहाँ से पॉलीमॉर्फिज्म की जो डिग्री होगी वो सेम होगी। दे बिकम वेरी यूजफुल आइडेंटिफिकेशन टूल इन फोरेंसिक एप्लीकेशन। तो फोरेंसिक एप्लीकेशन के अंदर ये काफ़ी फोरेंसिक एप्लीकेशन में टूल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए काफ़ी यूज़फुल टूल है। मैं क्या बोल जाती हूँ कभी कभी, इसीलिए फोरेंसिक एप्लीकेशंस में ये चीज़ें काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, काफ़ी यूज़फुल साबित होती हैं। आई एम रियली सॉरी। फर्दर, एज द पॉलीमॉर्फिज्म आर इनहेरिटेबल फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन। आगे अगली बात यह है कि पॉलीमॉर्फिज्म जो होते हैं वो इनहेरिटेबल होते हैं, कि मम्मी पापा से बच्चों में आ सकती हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज द बेसिस ऑफ पैटर्निटी टेस्टिंग इन केस ऑफ डिस्प्यूट। अगर कोई गुम हुआ बच्चा है या फिर हम लोगों को शक है कि भाई नहीं ये हमारा बच्चा नहीं है, तो हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करवा सकते हैं। तो ये इससे हम पैटर्निटी टेस्टिंग भी कर सकते हैं, मतलब मम्मी पापा का पता कर सकते हैं। डिस्प्यूट्स के केस में मान लेते अगर कोई बच्चा गुम हो गया और कोई संदिग्ध माता पिता हम लोगों को मिले हैं, तुम लोगों को कहाँ से कुछ मिलेगा, मतलब पुलिस वालों को मिले ऑब्वियसली यार, जस्ट भावनाओं को समझो, वर्ड्स को मत जाओ, ठीक है, सॉरी। एज पॉलीमॉर्फिज्म इन डीएनए सीक्वेंस इज द बेसिस ऑफ जेनेटिक मैपिंग ऑफ ह्यूमन जीनोम एज वेल एज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इट इज एसेंशियल दैट वी अंडरस्टैंड व्हाट डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म मीन इन सिंपल टर्म। अब जैसा कि हम लोगों ने जाना कि ह्यूमन जीनोम के जेनेटिक मैपिंग के अंदर और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर भी पॉलीमॉर्फिज्म इन डीएनए सीक्वेंस के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म का होना एक बहुत बड़ा एरिया है, मतलब बहुत
बड़ा काम है ये, बहुत बड़ा काम तो नहीं यार। देखो पॉलीमॉर्फिज्म इन डीएनए सीक्वेंसेस ये चीज़ बेसिस बनाती है, ये चीज़ नींव रखती है जेनेटिक जेनेटिक मैपिंग का और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। तो हम लोगों के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर में पॉलीमॉर्फिज्म इन डीएनए सीक्वेंसेस होता क्या है। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म वेरिएशन एट जेनेटिक लेवल, पॉलीमॉर्फिज्म मतलब जेनेटिक लेवल पे थोड़ी बहुत वेरिएशंस अराइज ड्यू टू म्यूटेशन। ये किस वजह से होते हैं? म्यूटेशन। रिकॉल डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूटेशन, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अलग अलग तरीके की म्यूटेशंस। ठीक है, न्यू म्यूटेशन में अराइज इन एन इंडिविजुअल आइदर इन सोमैटिक सेल, क्या तो सोमैटिक सेल्स में होगी, और इन द जर्म सेल। जर्म सेल मतलब, जर्म सेल का क्या मतलब होता है? जो जनरेट करती है गैमीट्स को इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। कुछ तो पढ़ो नलायकों। न्यू म्यूटेशन क्या पता तुम लोग बोल रहे हो, ये भी हो सकता है क्या पता मुझे ही ना पता हो, है ना, कि तुम लोग बोल रहे हो। सॉरी, हाँ चलो चलो, ये बात बात पे सॉरी कहने वाली आदत मेरे को इरिटेट होने लगी, अब मैं खुद इरिटेट हो जाती हूँ इससे। चलो बकवास बंद करते हैं यार। जो नई म्यूटेशंस होती है ना वो सोमैटिक सेल्स में भी हो सकती हैं, ठीक है, और जर्म सेल्स में भी हो सकते हैं। जर्म सेल जो गैमीट प्रोड्यूस करती हैं सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। अगर इफ़ अ जर्म सेल म्यूटेशन डज नॉट सीरियसली इम्पेयर इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू हैविंग ऑफस्प्रिंग हु कैन ट्रांसमिट द म्यूटेशन, इट कैन स्प्रेड टू द अदर मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन। अगर जर्म सेल की जो म्यूटेशन है वो उस इंडिविजुअल को जिसके अंदर ये हुआ है उसको सीरियसली इम्पेयर नहीं करती है, मतलब उसके ऑफस्प्रिंग्स अभी भी हैं। एक मिनट, फिर से, उसके अंदर म्यूटेशन हुई, जर्म सेल्स के अंदर म्यूटेशन हुई, लेकिन म्यूटेशन के बाद भी वो इंडिविजुअल के पास ऑफस्प्रिंग है, वो इंडिविजुअल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने में कैपेबल है, तो वो जो म्यूटेशंस है ना वो ट्रांसफ़र होंगी, वो स्प्रेड होंगी पॉपुलेशन के दूसरे मेंबर्स के अंदर भी थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। समझ गए? Allelic, again recall the definition of allele. Allelic sequence variation has traditionally been described as a DNA polymorphism if more than one variant at a locus occurs in human population with a frequency greater than 0.01। जो एलेलिक सीक्वेंस वेरिएशन है उसको ट्रेडिशनली हम लोगों ने डिस्क्राइब करा है किसकी तरह? डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म की तरह। अगर एक से ज़्यादा वेरिएंट, अगर वन वेरिएंट, इफ़ मोर देन वन वेरिएंट, अगर किसी भी लोकस के ऊपर एक से ज़्यादा अलील ह्यूमन पॉपुलेशन में फ्रिक्वेंसी कितने से ज़्यादा? 0.01 से ज़्यादा। एक बार मैं फिर से बता दूँ, तुम लोगों को पक्का समझ नहीं आया होगा, तो एक बार हम फिर से बोल लेते हैं। देखो, ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर किसी लोकस के ऊपर अगर कोई भी एक अलील एक से ज़्यादा है, एक वेरिएंट से ज़्यादा है, एक अलील से ज़्यादा है, उसकी फ्रिक्वेंसी 0.01 से ज़्यादा है, तो एलेलिक सीक्वेंस वेरिएशन को ही डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म का नाम दिया जाता है। एक बार फिर से, एलेलिक सीक्वेंस वेरिएशन को ही डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म का नाम दिया जाता है अगर एक से ज़्यादा अलील किसी लोकस के ऊपर प्रेजेंट है ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर और फ्रिक्वेंसी उसकी 0.01 से ज़्यादा है। सिंपल टर्म्स नेम, इफ़ एन इनहेरिटेबल म्यूटेशन इज ऑब्जर्व्ड इन अ पॉपुलेशन एट हाई फ्रिक्वेंसी, अगर कोई इनहेरिटेबल म्यूटेशन, जैसा कि अभी बताया मैंने कि म्यूटेशन हुआ बट स्टिल उसके ऑफस्प्रिंग है तो म्यूटेशन स्प्रेड हो रही है, अगर कोई इनहेरिटेबल म्यूटेशन किसी पॉपुलेशन में हाई फ्रिक्वेंसी के साथ देखी जाती है तो उसको डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म कह दिया जाता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सच वेरिएशन टू बी ऑब्जर्व्ड इन नॉन कोडिंग डीएनए सीक्वेंस वुड बी हायर एज म्यूटेशन इन दीज सीक्वेंसेज मे नॉट हैव एनी इमीडिएट इम्पैक्ट ऑन एन इंडिविजुअल्स रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी या फिर एबिलिटी। जो प्रोबेबिलिटी है ऐसी वेरिएशंस की नॉन कोडिंग डीएनए सीक्वेंसेस के अंदर मिलने की, एक बार फिर से, नॉन कोडिंग डीएनए सीक्वेंसेस के अंदर इस तरीके के वेरिएशंस का मिलना थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, थोड़ी सी उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि अगर इनके अंदर म्यूटेशन हुई तो उस इंडिविजुअल के रिप्रोडक्टिव एबिलिटी के ऊपर कोई भी सीधा फ़र्क या फिर कोई भी इमीडिएट इफेक्ट नहीं आता है। दीज म्यूटेशन कीप ऑन एक्यूमुलेटिंग जनरेशन आफ्टर जनरेशन, ये जो म्यूटेशन है वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन इकट्ठा होती जाती हैं एंड फॉर्म वन ऑफ द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी और पॉलीमॉर्फिज्म, और पॉलीमॉर्फिज्म और वेरिएबिलिटी की एक बेसिस बनाती हैं। ये म्यूटेशन जनरेशन टू जनरेशन इकट्ठा हो जाती हैं और पॉलीमॉर्फिज्म का बेसिस बनाती है। समझ गई? देयर इज़ अ वेराइटी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म रेंजिंग फ्रॉम सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेन टू वेरी लार्ज स्केल। हमारे पास जो पॉलीमॉर्फिज्म के टाइप हैं उसके हमारे पास बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। देयर इज़ हमारे पास अलग अलग तरीके के पॉलीमॉर्फिज्म की काफ़ी सारी वैरायटी है जो कि सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज से लेके बहुत बड़े चेंज तक फैली हुई है। ठीक है, एक तो एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज हुआ हो और एक बहुत बड़े स्केल पे चेंज हुआ हो, तो इतनी वेरिएशंस हमारे पास हैं।
इवोल्यूशन के लिए और स्पीसिएशन के लिए ऐसी पॉलीमॉर्फिज्म ये जो पॉलीमॉर्फिज्म है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं एंड यू विल स्टडी दीज इन डिटेल और हायर क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे इनके बारे में। अरे भाई चैप्टर हमारा ख़त्म होने वाला है। द टेक्निक ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग वॉज इनिशियली डेवलप्ड बाय एलेक जेफरे। देखो बेटा आज मैंने थोड़ा अटक अटक के पढ़ाया है बट मैंने ट्राई करा है कि मैं पूरी लाइन को एक बार बोलूँ क्योंकि इसमें लाइनें थोड़ी बड़ी बड़ी हैं और आधा अधूरा बोलेंगे तो आगे का मेरे को समझ नहीं आता कि आगे मैं क्या बोलूँ अब, इसी वजह से थोड़ा सा कोऑपरेट करना। बट अगर तुम्हें कोई लाइन समझ नहीं आए ना तो मेरे को बता देना, पक्का से मैं तुमको फिर से समझा दूँगी, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मेरे से जितना हो पाए मैंने ट्राई करा कि पूरी लाइन को मैं एक साथ समेट सकूँ और मेरे पास ऐसे वर्ड्स कई बार मुँह में आते हैं बट बोल नहीं पाती मैं, ऐसा होता है। तो इसी वजह से भी कई बार कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। और अब जैसे मैं कई बार तो मैं बार बार बोलती रहती हूँ तो मेरे को खुद इरिटेटिंग सा लगता है वो चीज़। तो ये मैं सोचती हूँ कि तुम लोग सुनोगे तो तुम लोग भी ऐसे परेशान हो जाओगे उस वर्ड से, है ना। तो इसीलिए उसको भी तुम लोग अलग रखना और पढ़ाई पे ध्यान देना, ठीक है। जो DNA फिंगरप्रिंटिंग की टेक्निक है ना बेटा उसको शुरुआत में डेवलप करा था एलेक जेफरे ने। ही यूज्ड ए सैटेलाइट DNA, उन्होंने सैटेलाइट DNA को यूज़ करा एज प्रॉप की तरह। प्रॉप की डेफिनेशन आगे आएगा। दैट शोज़ वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, जो वेरी हाई डिग्री जिसके अंदर पॉलीमॉर्फिज्म की डिग्री काफ़ी ज़्यादा हो। नाम दिया उसको VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट। उसको क्या नाम दिया? वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट। The technique as used earlier involves southern blot hybridization using radio labeled VNTR as prop। ये जो टेक्निक थी उनके अंदर हम लोगों ने साउदर्न ब्लॉट हाइब्रिडाइजेशन को यूज़ करा। उसके अंदर भी हम लोगों ने रेडियो लेबल्ड VNTR को प्रॉप की तरह यूज़ करा। उसके अंदर क्या क्या हुआ इट इंक्लूडेड, देखो ये स्टेप्स जो है ना ये बहुत कंफ्यूजिंग है। अभी आएंगे फिर आगे बायोटेक में आएंगे कुछ स्टेप तो भूल जाते हैं। ये शायद इस बार भी नीट में आया था और मैं छोड़ के आई थी, मेरा फ्रेंड करके आया था उसका गलत था। है मैं तुमको ऐसा ही एडवाइस करूँगी कि जब तक ये तुमको श्योर ना हो स्टेप्स तब तक तो ये सवाल छेड़ना ही मत। अगर सेक्शन A में आए तो भाई करना ही पड़ेगा, सेक्शन B में आए तो ट्राई करो उसको अवॉइड ही करो क्योंकि बहुत ऐसा रिस्की सा सवाल होता है। बाकी याद करके जाओ भैया। सबसे पहले DNA को आइसोलेट करेंगे, DNA को डाइजेस्ट करवाएंगे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, बड़ा सारा DNA ना उसके फ्रेगमेंट बनाएंगे। फिर DNA के फ्रेगमेंट को इलेक्ट्रोफोरेसिस से बेटा DNA फ्रेगमेंट का साइज़ के बेसिस पे वो एनोड कैथोड की तरफ मूव करता है ना। तो DNA फ्रेगमेंट को सेपरेट करेंगे। ट्रांसफरिंग मतलब ब्लोटिंग का मतलब ही ट्रांसफ़र करना होता है किसी भी सेपरेटेड DNA फ्रेगमेंट को सिंथेटिक मेम्ब्रेन जैसे कि सेल्यूलोज या फिर नायलॉन के ऊपर ट्रांसफ़र कर देंगे। फिर हाइब्रिडाइज करेंगे उसको यूजिंग लेबल्ड VNTR प्रॉप को लेके लेबल करके हाइब्रिडाइज करेंगे। एंड डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइज DNA फ्रेगमेंट बाय ऑटो रेडियोग्राफी, और ऑटो रेडियोग्राफी के द्वारा DNA फ्रेगमेंट जो हाइब्रिडाइज्ड DNA फ्रेगमेंट है उसको डिटेक्ट करेंगे। स्कीमेटिक रिप्रेजेंटिंग आगे डायग्राम बना के दिखाया हुआ है। ये अपना चैप्टर ख़त्म हो गया। लास्ट पैराग्राफ, अ हैप्पी मोमेंट फॉर यू एंड फॉर मी ऑल्सो। मैं थक गई थी ये चैप्टर पढ़ा के। इट्स सच अ बोरिंग चैप्टर। नहीं यार इतना बोरिंग तो नहीं था। ओके चुप रहे। हाँ मैं चुप रहा हूँ, मतलब मैं पढ़ाती हूँ। द VNTR बिलोंग्स टू अ क्लास ऑफ सैटेलाइट DNA रेफर टू एज मिनी सैटेलाइट। अब VNTR जो हम इतनी देर से बक रहे थे वो क्या है, मतलब मैं बक रही थी, ठीक है। तुम लोगों को कोई कुछ नहीं कह रहा बच्चों, तुम इजीली पढ़ो, मैं खुद को ही बोल रही हूँ। देखो सैटेलाइट DNA की VNTR एक ऐसी क्लास है जिसको हमने मिनी सैटेलाइट के अंदर रखा है। मतलब VNTR मिनी सैटेलाइट के अंदर आती है। हमने ऊपर पढ़ा था मिनी सैटेलाइट माइक्रो सैटेलाइट है ना, उसके अंदर मिनी सैटेलाइट जो होती है उसके अंदर VNTR आता है। अ स्मॉल DNA सीक्वेंस इज अरेंज टैंडमली इन मैनी कॉपी नंबर। एक स्मॉल DNA के सीक्वेंस को हम लोग बहुत कॉपी नंबर्स के अंदर अरेंज करते हैं। द कॉपी नंबर वेरीज फ्रॉम क्रोमोजोम टू क्रोमोजोम इन एन इंडिविजुअल। किसी भी इंडिविजुअल के अंदर ये जो कॉपी नंबर है वो क्रोमोजोम टू क्रोमोजोम वेरी करता है। द नंबर ऑफ रिपीट शोज़ वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। ये जो नंबर ऑफ रिपीट है ये हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है। एज अ रिजल्ट जो साइज़ ऑफ VNTR होता है वो वेरी करता है 0.1 to 20 KB। तो VNTR का साइज़ कितना होता है 0.1 to 20 KB।
कंसिक्वेंटली आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन विद VNTR प्रॉप, मतलब VNTR प्रॉप के साथ हाइब्रिडाइज करवाने के बाद जो ऑटो रेडियोग्राम है वो हम लोगों को अलग अलग साइज़ के काफ़ी बैंड देता है। ये जो दीज बैंड्स गिव अ कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न ऑफ एन इंडिविजुअल DNA, ये जो बैंड होते हैं वो किसी भी इंडिविजुअल के DNA का एक कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न हम लोगों को बताते हैं। इट डिफर्स फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन एक्सेप्ट इन केस ऑफ मोनोजाइगोटिक ट्विंस, जो एक ही जाइगोट से मतलब मोनोजाइगोटिक आइडेंटिकल ट्विंस जो दिखते भी सेम है, इस तरीके के जो ट्विंस होते हैं और उनको छोड़ के ये जो बैंड्स वगैरह होते हैं ना, ये पॉपुलेशन के अंदर जितने भी इंडिविजुअल होता है सबका अलग अलग होता है एक्सेप्ट मोनोजाइगोटिक ट्विंस, मतलब जितने भी हम लोग हैं ना, सभी के सभी लोगों का ये जो बैंड्स वाला कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न होगा ये अलग अलग आएगा एक्सेप्ट मोनोजाइगोटिक ट्विंस। द सेंसिटिविटी ऑफ द टेक्निक, जो सेंसिटिविटी है इसको हम लोग इंक्रीज़ कर सकते हैं PCR को यूज़ करके, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को यूज़ करके, हम लोग बायोटेक में अच्छे से पढ़ेंगे। कंसिक्वेंटली DNA फ्रॉम अ सिंगल सेल इज इनफ टू परफॉर्म DNA फिंगरप्रिंटिंग एनालिसिस, एक सेल से DNA को अगर अपन निकाल लें तो उससे भी DNA फिंगरप्रिंटिंग का एनालिसिस ईजिली हो सकता है। इन एडिशन टू एप्लीकेशन इन फोरेंसिक साइंस इट हैज़ मच वाइडर एप्लीकेशन, फोरेंसिक साइंस के अलावा भी इसके काफ़ी एप्लीकेशंस होती हैं, जैसे कि सच एज डिटरमाइनिंग पॉपुलेशन जेनेटिक डाइवर्सिटीज़, पॉपुलेशन और जेनेटिक डाइवर्सिटीज़ का पता लगाने के लिए करंटली मैनी डिफरेंट प्रॉब आर यूज टू जनरेट DNA फिंगरप्रिंट। अभी फ़िलहाल के समय में वर्तमान में बहुत अलग अलग तरीके के प्रॉब को हम लोग DNA फिंगरप्रिंट जनरेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये देखो इस तरीके के बैंड, ये पैटर्नल क्रोमोसोम है, ये मैटरनल क्रोमोसोम है, ठीक है। फिर AB इंडिविजुअल से इस तरीके के बैंड आते हैं और ये DNA फ्रॉम क्राइम सीन, तो हम लोग फिर पता करते हैं कि भाई हाँ इसका DNA से मिल रहा है तो ये इन्हीं का बच्चा है। तो फाइनली हम लोगों ने एक बहुत बड़ा गोल हमने पूरा कर लिया है। दैट इज़, क्या नाम था इस चैप्टर का, मैं तो नाम ही भूल गई यार, मॉलिक्यूलर बायो मेरे को एक्चुअली मैं सच में इसका नाम भूल चुकी हूँ। हाँ, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, हाँ मैंने देख लिया इधर। फाइनली हम लोगों ने चैप्टर ख़त्म कर लिया है। तो आगे हम लोग पता नहीं कौन सा चैप्टर है यार, वो शुरू करेंगे जल्दी से, उसको भी ख़त्म कर देंगे। इससे बड़ा चैप्टर आई डोंट थिंक अब पूरी बायो में कोई बचा है, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ते रहें, लिखते रहें, जितना तुमसे हो पाए उससे ज़्यादा ही दो, ठीक है। ये एग्ज़ाम कुछ नहीं मांगता है, मेडिकल जो क्या बोलती जा रही हूँ मैं, जो नीट है वो कुर्बानी मांगता है तुम्हारी नींद की, तुम्हारे घर में होने वाले सभी फंक्शंस की, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट सेक्रीफाइस बच्चों। ओके, सो आई होप यू ऑल एंजॉयड माई लेक्चर। ये पूरा चैप्टर फाइनली तुम लोगों ने पढ़ लिया होगा, अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। देखो बेटा, NCERT से बाहर एक सवाल तुमको नीट में मिलेगा नहीं, चाहे तुम पिछले 4 साल के पेपर उठा के देख लो, ठीक है। तो बाहर से पढ़ने का कोई लॉजिक बनता नहीं है। और चलो छोटे मोटे चैप्टर हैं उनको तो पढ़ भी लो, इतना बड़ा चैप्टर अगर तुम कहीं और से पढ़ोगे तो भाई इससे भी डबल पेजेस हो जाएंगे, तो कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। इतना पढ़ो, ये जो 31 पेज इसमें लिखे हैं ना इस PDF में, ये तुमको मुँह ज़बानी याद होने चाहिए। इसमें से तो कोई सवाल तुम्हारा गलत हो ही नहीं सकता, ठीक है। तभी तुम लोग एक्स्ट्रा पढ़ो, अदरवाइज़ इसी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो, बार बार जितनी बार NCERT हो उसके उतनी बार रट मारो भाया। चलो तो भाई, गॉड ब्लेस यू बच्चों, टाटा बाय बाय, स्टे हैप्पी ऑलवेज।